बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए निराशा और मायूसी की हैं कि जो सुझाव हमारी तरफ से गए थे उनमें से कोई सुझाव इसमें उभर कर सामने नहीं आया। हमने एक बात तो ये की थी कि आप बजट को आवाम पर फोकस कीजिए और जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको भी आवाम के लिए राहत का बनाइए। हमने जीडीपी को आम ज़रूरतों के लिए ज़रूरत की चीज़ों पर फ्लैट जीडीपी 5% की सिफारिश की थी कि जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर फ्लैट 5% जीएसटी जो है वो लागू होना चाहिए, उसका ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा हमने कहा था कि स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर 4% जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसके करीब भी अभी नहीं पहुंचे हैं। और एजुकेशन जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की, गवर्नमेंट की, हमने सुझाव दिया था कि जीडीपी का 6% हमारी एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए। अगर हम वाकई एक रिस्पॉन्सिबल और वेलफेयर स्टेट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तालीम और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन इस मामले में भी बहुत पीछे हम अभी भी हैं। इसके अलावा जो बातें हमने कही थी कि मनरेगा जैसी वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, इसमें जो पिछले साल बजट में कटौती की गई थी, उस कटौती को रिवर्स करने की हमने बात कही थी कि वो कटौती नहीं होनी चाहिए थी पिछले साल। इस बार बजट बढ़ाया जाना चाहिए था और साथ ही रूरल के साथ साथ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए और मनरेगा की तर्ज पर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए भी और लोगों के लिए भी कोई ना कोई स्कीम लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। किसानों और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए था। हम समझते हैं कि हमारे इस बजट में उसका पूरा ख्याल नहीं रखा गया। सीएसआर के बारे में हमने कहा था कि सीएसआर के जो नॉर्म्स हैं उसको बहुत उसके जो मैट्रिसेस हैं उसको काफ़ी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनके सीएसआर के बजट को लोगों के वेलफेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। एक तशवीश की बात हमारे बजट में ये आई है कि बजट का 20% जो है वो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि जो 20% ऑफ द बजट इज़ गोइंग टू पे आवर इंटरेस्ट, जो हमने लोन ले रखे हैं उस पर 20% पूरा हमारा जा रहा है। तो ये हम सब के लिए, और जो दावे बड़े बड़े हमारी हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसकी जो असलियत है और हकीकत है वो इससे सामने आ रही है। और हमने ये कहा था कि हमारे इकोनॉमी को इक्विटी बेस्ड बनाने की ज़रूरत है और धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम करके और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का मशवरा हम देते रहे हैं पहले भी, लेकिन अभी इस पहलू से इस बजट में हमको मायूसी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो और हम ये समझते हैं कि बजट बनाते वक्त, पॉलिसीज तय करते वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है और जो राजनीतिक फ़ायदे नुकसान हैं उससे ऊपर उठकर हमारी पॉलिसीज़ और हमारे बजट बनना चाहिए। जब हम राजनीतिक फ़ायदे उठाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ों में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आवाम के और आम जनता के खिलाफ जाती है। तीसरा जो हमने इशू लिया है वो आप जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया था, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को पेश कर दी गई और कैबिनेट ने वो जो तरमीमात जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पास की हैं मेजॉरिटी के साथ, अपोजिशन के बहुत सख्त विरोध के बावजूद उनको लेकर वो पेश कर दी गई है। अब वो किसी वक्त पार्लियामेंट में पेश होना है। तो हम जमात इस्लामी हिंद ही नहीं बल्कि मुसलमानों की बेशतर जमातें और आम मुसलमान इन अमेंडमेंट्स के बारे में अपनी राय दे चुका है और पूरे मुल्क में
तकरीबन सारे मुसलमान तंजीमों की, ऑर्गेनाइजेशंस की और मुस्लिम आवाम की ये राय सामने आ चुकी है हुकूमत के सामने कि ये जो बिल है वक्फ के स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने, वक्फ में हुकूमत की बेजा इंटरफेरेंस को बढ़ाने और वक्फ की जायदादों की हिफाजत और सुरक्षा का की जो व्यवस्था मौजूद है उस व्यवस्था को कमज़ोर करने और पूरे वक्फ के जो कॉन्सेप्ट है वक्फ का उस कॉन्सेप्ट को कमज़ोर करने वाला ये बिल है। अगर ये बिल इस मौजूदा सूरत में पास हो गया तो ये हम समझते हैं कि संविधान की जो स्पिरिट है कि हर मजहबी अक़लियत को अपने मजहबी मामलात खुद से उसका इंतज़ाम करने की जो आज़ादी है वो आज़ादी इससे पूरी तरह मुतासिर होगी। तो ये एक बड़ा संवैधानिक इशू भी है कि संविधान ने जो आज़ादी दी है मजहबी गिरोहों को अपनी मजहबी मामलात को मैनेज करने की, उसमें ये बेजा मुदाखलत है और इससे बहुत सारे डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होंगे। जिन जायदादों पर लोग पहले से काबिज़ हैं और हुकूमतें काबिज़ हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई जायदादों पर काबिज़ है, तो उनसे कब्ज़ा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। और वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो वक्फ की जो जायदादें हैं वो डिस्प्यूट में आ सकती हैं और उससे और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो हम अभी भी हुकूमत से ये कहते हैं कि वो इस बिल को पास ना करे, इसको वापस ले और जो मौजूदा बिल है, जो मौजूदा वक्फ के जो नॉर्म्स और जो बिल अभी तक मौजूद है उसको इफ़ेक्टिवली लागू करें और उसके ज़रिए से इसको मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये 3 इश्यूज़ हमने आपके सामने रखे हैं। आप कोई और चीज़ आपके लाना चाहें तो ठीक है, अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाह खैर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब। तो चूँकि आज जुमा है तो हमारे पास वक्त कम है, अगर आप कुछ सवालात करना चाहें तो वो सवालात हो सकते हैं, उसके बाद बाइट्स का मौका होगा। सलीम साहब, जैसा कि आपने कुंभ का जिक्र किया, लेकिन कुंभ की मौतों को लेकर के भी आपने इसका जिक्र किया, लेकिन जो आंकड़ा आ रहा है सरकार की तरफ से सिर्फ 30 लोगों का आंकड़ा दिया गया, लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में खड़गे साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि हजारों मौत हुई है, 1000 से भी ज्यादा मौत हुई है। तो इस बात पे आप क्या कह रहे हैं? क्या आपका कोई डेलीगेशन या कोई आपके पास आई कि वाकई में कुंभ में कितनी मौतें हुई हैं? देखिए, जब हुकूमत बता नहीं रही है, छुपा रही, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि जो बातें आ रही हैं इस जो बताया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई हैं और इसीलिए मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और सही सूरत हाल लोगों के सामने वो पेश करे। इस मौके पर आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जो मेला शुरू होने से पहले कुछ शरारती लोगों ने और गिरोहों ने इस मेले के ज़रिए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल और नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जो बहुत अफसोसनाक था। लेकिन इस वाक़े के बाद जिस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने खुले दिल के साथ वहाँ जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान लोग थे, उनको पनाह दी, उनको मस्जिदों में, दरगाहों में ठहराया, उनके लिए खाने और रहने का इंतज़ाम किया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसी से हमारा जो मुल्क है उस जो समाज है वो इससे और मजबूती पैदा होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी और ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। ये बजट प्रपोजल के ताल्लुक से जो बात आपको फरमाई है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये प्रपोजल हुकूमत के बड़े जिम्मेदार जैसे फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बात करने की क्या कोई कोशिश की गई या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने यहाँ उसको रिलीज कर दिया? नहीं, बजट बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को वक्त से पहले भेजा गया, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आया
लेकिन मुलाकात का तो दायरे कोई मौका भी नहीं था और इतनी आसान भी नहीं है मुलाकातें। लेकिन हमने अपनी बात फाइनेंस मिनिस्ट्री को तहरीरी तौर पर बजट से काफ़ी पहले भेज दी। ये इंजीनियर सलीम साहब, जब भी यहाँ इलेक्शन होता है तो इलीगल बांग्लादेशी का मसला उठाया जाता है। अब जो हमारे इलीगल इंडियंस है अमेरिका में, उनको जिस तरह से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है, जिस तरह से लाया जा रहा है, आज एक डेलीगेशन भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से मिलने गया है, तो ये दोनों को सामने रखते हुए जमात का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इसको हम हमारी हुकूमत की डिप्लोमेटिक फेल्योर मानते हैं कि हमारी सरकार को जो कुछ इस मामले में करना चाहिए था शायद वो नहीं कर सकी और उसके नतीजे में हमारे मुल्क के जो लोग वहाँ थे उनको जिस तरह से भेजा गया है तो वो बहुत अफसोसनाक है और इस पर पूरे मुल्क में बहुत चिंता है। पॉलिटिकल पार्टीज इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जमात भी समझती है कि हुकूमत को इस बारे में जो डिप्लोमेटिक कोशिशें करनी चाहिए थी वो कोशिशें शायद नाकाम रही हैं और इसके लिए हुकूमत एक हद तक जिम्मेदार है। सलीम साहब, जैसा कि आपने कहा कि अपील करी है हुकूमत से कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो ना लागू किया जाए और जिस सूरत में है वो आएगा तो संविधान के खिलाफ होगा, लेकिन यही बात है तो जब CAB था जब तो उस वक्त भी आपने ये बातें कही थी। तो अगर ये सरकार इस सूरत में लागू करती है तो फिर क्या होगा? जैसे ओवैसी साहब ने बोला, यही शाहीन बाग में बोला कि अगर वक्फ बिल इस सूरत में आएगा तो पूरे भारत में प्रोटेस्ट होगा। हम तो अभी भी ये समझते हैं कि हुकूमत समझदारी से काम लेगी और जो गलती उसने किसानों के बारे में की थी, किसानों के लिए उसने बिल पास किए थे और जब किसानों का विरोध हुआ और जिनसे संबंधित वो बिल था उनको आपत्ति थी और पूरे देश में जब किसानों ने अपनी नाराज़गी जताई तो हुकूमत को वो बिल वापस लेना पड़ा, क्योंकि जिनके लिए बिल बनाया जा रहा है उनको अगर आप साथ नहीं लेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह और ख़तरनाक है। उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि ये वक्फ का मामला भी उसी जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें रिलीजियस आस्पेक्ट भी मौजूद है और पूरे तौर पर पूरे मुल्क का मुसलमान इन तरमीमात को समझता है कि ये वक्फ को कमज़ोर करने या ख़त्म करने जैसी हैं ये, लिहाजा इसको वापस लिया जाना चाहिए और मुसलमानों को एतमाद में लिए बग़ैर आप कोई तरमीम लाते हैं तो वो तरमीम दस्तूर के भी खिलाफ होगी और इस मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं होगी। इंजीनियर साहब, कई तरह के बदलाव जो है वो इसमें किए गए हैं, हालांकि अपोजिशन का कोई अमेंडमेंट नहीं दिया गया, लेकिन वक्फ यूज़र को शामिल किया गया है, हालांकि उसमें कुछ शर्तें जरूर लगाई गई, उस पर आपको क्या एतराज़ है? और साथ ही साथ डीएम को लेकर आप लोग को जो एतराज़ था उसको भी उसमें भी तब्दीली की गई है, तो उस पर आपको क्या एतराज़ है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, अभी उतना मौका नहीं है, लेकिन जो ट्राइब्यूनल का जो पावर्स थे वो ट्राइब्यूनल के पावर को एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को एक तरह से ट्रांसफ़र किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेगा कि ये इस प्रॉपर्टी का जो टाइटल है या इसमें जो डिस्प्यूट है वो किसके हक में, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा, जो CEO का जो कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें थोड़ी तरमीम लाई गई है, लेकिन वो तरमीम ये लाई गई है कि उसका अपॉइंटमेंट जो है लोकल अथॉरिटीज़ करेगी। ये तो और भी ज़्यादा कमज़ोर बात हो गई कि लोकल अथॉरिटीज़ अगर किसी सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करती है जो स्टेट लेवल का सर्वे कमिश्नर होता है, तो उससे तो और ज़्यादा पक्षपात होने का ख़तरा और बढ़ जाता है।